नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों जैसे आपको सभी को पता है कि 26 सितंबर वो एक दिन है जिस दिन आप सभी का सब इंस्पेक्टर हरियाणा का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो उससे पहले आज आइए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपको पहला जो क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है ये कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सभी अपराध क्या हैं। तो दोस्तों जो ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है दोस्तों, इसके तहत सभी अपराध हमारे कौन से अपराध है दोस्तों? संज्ञेय अपराध हैं। कौन से अपराध है दोस्तों? संज्ञेय। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनके अंदर बिना वारंट गिरफ्तारी होती है। क्या होती है? बिना वारंट गिरफ्तारी दोस्तों। तो इस अधिनियम का आप सेक्शन याद रखिए कि मतलब ये सन याद रखिए दोस्तों। सन क्या है इसका? 1955। 1955 ठीक है जी। और इसके सारे अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध होते हैं। ये हमारे जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 संविधान का, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955, यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है ये 1951, सॉरी 1951। तो इसके बारे में आपको विचार करना है। पहला है इसके 13 भाग होते हैं। इसके अंदर जो धारा है 123, इसके अंदर जो धारा 123 है, इसने बोला है कि इसके अंदर भ्रष्ट प्रथाओं का उल्लेख है, यानी कि भ्रष्ट आचरण का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको सही बताना है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं। इसके अंदर शुरू के अंदर इसमें 11 भाग हुआ करते थे दोस्तों। बाद में इसके 2 भाग और जोड़ दिए गए, तो टोटल इसमें 13 भाग हो गए दोस्तों। कितने भाग हो गए? 13 भाग हो गए। इसके बाद इसके अंदर आपके टोटल 13 चैप्टर हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे आपके क्या हैं दोस्तों? धाराएं हैं, सेक्शंस हैं। तो उनके अंदर जो 123 धारा है दोस्तों, ये है भ्रष्ट आचरण, यानी कि जो ये लोग होते हैं जब ये चुनाव के अंदर भाग लेते हैं या चुनाव के अंदर जो काम करते हैं, उनकी भ्रष्ट आचरण का उल्लेख है। भ्रष्ट आचरण का मतलब होता है दोस्तों कि वो जो काम करते हैं वो गलत तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उसका उल्लेख है दोस्तों। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इनमें से कौन सी समिति स्थापित करी गई थी दोस्तों? तो आपके सामने देख रखी है लोक लेखा कमेटी। इसको दोस्तों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है दोस्तों। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एचसीएस के एग्ज़ाम में भी ये सवाल आया हुआ था। 1921 में बनाई गई थी। 1921 के अंदर ये बनाई गई थी कमेटी। 1921 में ये कमेटी बनाई गई थी। इस समिति के अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के दोस्तों। इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 1 वर्ष का होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो क्या होता है? विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का जो नेता होता है इसका अध्यक्ष होता है। तो याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति बनाई गई थी 1921 में। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ था, उसके अंतर्गत दोस्तों एक डिसीजन आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन आया था। इसके अंदर पुत्र पुत्री और उनकी माताओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाने लगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, पहले क्या होता था? सिर्फ पुत्रों और परिवार के सदस्यों को ही अधिकार मिलता था। परंतु जब ये उत्तराधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ तो इसमें पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं को भी पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सा मिलने लग गया दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट था ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली 2005 यानी सूचना अधिनियम आरटीआई एक्ट, आपने सुना होगा आरटीआई एक्ट 2005 की सूचना में उल्लेखित है दोस्तों? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का रहस्य, सूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोपरि। तो दोस्तों जो आरटीआई अधिनियम था हमारा, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, तो दोस्तों इसके अंदर ये सारी की सारी बातें ही उल्लेखित की गई थी। यानी कि सूचना की जो पारदर्शिता होनी चाहिए, सूचना का रहस्य जो है एक अच्छे तरीके से आए, सूचना आपको टाइम टू टाइम यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सूचना मिल जाए, और सूचना जो है वो सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। यानी कि अगर वो अच्छे तरीके से दी गई तो यानी कि 4 ऑप्शन इसके करेक्ट आ जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
संसद हमारा जो है उसने मार्च 2021 में एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये एक्ट 2020 में पारित किया था दोस्तों। इसके अंदर क्या था एक्चुअल में, ये क्यों पारित किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो रेप पीड़ित महिलाएं होती थी, रेप पीड़ित बच्चियां होती थी, उनके गर्भ में दिक्कत आ जाती थी। तो पहले जो गर्भ था, गर्भ को समाप्ति करने के जो वीक दे रखे थे, यानी कि 20 वीक दे रखे थे। कितने दे रखे दोस्तों? 20 वीक, 20 वीक थे। अब 20 वीक से बढ़ा करके दोस्तों वो 24 वीक कर दी गई है। कितनी वीक कर दी गई है? 24 वीक कर दी गई है। गर्भ को समाप्त करने की जो कंडीशन थी, सीमा थी, लिमिट थी, वो 24 वीक कर दी गई है। पहले कितनी थी? 20 वीक थी दोस्तों। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि हमारा ये 2013 के अंदर पारित किया गया था। 2013 के अंदर ये पारित किया गया था और 2014 के अंदर ये हमारा संपूर्ण भारत में लागू हो गया था दोस्तों। इसके अंदर क्या था, पूरे इंडिया की 67% पॉपुलेशन को, 67% पॉपुलेशन को इसके अंदर रखा गया था। इसके अंदर 67% पॉपुलेशन को रखा गया था दोस्तों। और गांवों के अंदर 75% सब्सिडी और शहरों के अंदर 25% सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। और दोस्तों इसमें प्रत्येक परिवार के अंदर 35 किलोग्राम अनाज की घोषणा की गई थी। तो ये कब पारित हुआ था? 2013 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही जोड़ा चुनिए। आपके सामने दो दे रखे हैं, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1858। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है, इसी को शारदा अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको शारदा कानून भी बोलते हैं। शारदा कानून लिख लेना दोस्तों, शारदा कानून, शारदा कानून बोलते हैं। तो ये तो 1929 में ही हुआ था। परंतु जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, 1856 में। तो दूसरा गलत है हमारा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा केवल एक। तो केवल एक इसका सही उत्तर आ जाएगा। सती प्रथा आपको सभी को पता है, सती प्रथा 1829 के अंदर, सती प्रथा 1829 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, इसी को शारदा अधिनियम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है दोस्तों? तो सबसे पहले इस एक्ट का नंबर याद रखिए, 1961 सन था इसका। और इसकी जो परिभाषा है दोस्तों, धारा 2 में दी गई है। यानी दहेज की परिभाषा धारा 2 में, दहेज लेना और देना उस पर जो दंड दे रखा वो धारा 3 में, दहेज लेने व देने में। और दहेज की मांग करने में, जो दहेज की मांग करता है उसकी परिभाषा किस में दे रखी है? धारा 4 में। दहेज की मांग करने पर दंड धारा 4 में, दहेज की परिभाषा धारा 2 में, दहेज लेने व देने पर दंड धारा 3 में, और दहेज की मांग करने पर धारा 4 के अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो भारतीय पेटेंट अधिनियम होता है, भारतीय पेटेंट अधिनियम दोस्तों, जो पेटेंट होता है अभी भी APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर ट्रिप्स जो होता है, ट्रिप्स आपने सुना होगा, ट्रिप्स जो होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा। होता क्या है कि हमारे देश के बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर और रिसर्चर बाहर जा कर के रिसर्च करते हैं। वो अपने पेटेंट को, अपने चीज़ों को पेटेंट नहीं कराते, तो उनके कोई और चुरा लेता है बौद्धिक संपदा को। तो ये 1970 के अंदर पारित किया गया था दोस्तों, 1970 के अंदर। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, धन शोधन का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है हमारा, मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है हमारा दोस्तों, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये है, ये कब प्रभावी हो गया था, यानी कि ये प्रभावी किस तारीख से हुआ था? तो दोस्तों ये 1 जुलाई 2005 से हमारा प्रभावी हो गया था। इसको आपको पता ही है, ईडी जो होता है, ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी जो बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, उन पर छापे मारता है मनी लॉन्ड्रिंग पे ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं इसको। तो 1 जुलाई 2005 को। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति निशक्तता, जाति निशक्तता निर्योग्यता निवारण अधिनियम। इसका मतलब है कि क्या होता था, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर
धर्म और जाति के रूप में लोग अपने आप को परिवर्तन कर लेते थे। तो परिवर्तन करने पर उनका दूसरे जो सोसाइटी के लोग थे बहिष्कार करते थे। तो ये जो निवारण अधिनियम है ये 1850 के अंदर पारित हुआ दोस्तों। तो जाति निशक्तता और निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1850 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे अधिनियम। आपको पता होगा भारतीय रेलवे बोर्ड जो है वो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो सुरक्षा स्वास्थ्य है, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य कोड 2020 है, उसका प्रावधान क्या क्या है? तो इसके अंदर दे रखा है कि महिलाओं को उनकी सहमति से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी नियोजित यानी काम पर लिया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम ने ये बोला, इस कोड ने बोला कि जिन महिलाओं को भाई सुबह 6 बजे से पहले काम करना है और शाम को 7 बजे के बाद काम करना है तो वो कंपनी के मालिक और उसमें लिख कर दे सकती हैं, तो वो कर सकती हैं। दूसरा दे रखा है कि इस विधेयक में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान है। बिल्कुल, इंटर स्टेट श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो महामारी फैली थी कोरोना, उसको ध्यान में रख के किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों ही ठीक है। बिल्कुल दोनों ही ठीक है दोस्तों इसके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईटी एक्ट, इसके अंदर ही आपका साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म मैंने बताया साइबर टेररिज्म 66F में पेपर में आ सकता है कि भाई साइबर टेररिज्म की परिभाषा किस में दे रखी है? तो 66F धारा में दे रखी है आईटी एक्ट की। तो इसने बोला है कि गलत बताना। सबसे पहले तो इसमें गलत क्या क्या है देखो, यह डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है, तो बिल्कुल ठीक है ये तो भाई। इसमें कह रहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट अगर कोई डालता है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही ठीक है। तो गलत तो कोई सी भी नहीं है, तो ना इधर 1 ना इधर 2 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। इसके अंदर धारा 66F जो है वो साइबर टेररिज्म है भाई, साइबर टेररिज्म, आतंकवाद। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि भाई ये 2013 में अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। 2014 में लागू किया था, बिल्कुल ठीक है। यह पूरे भारत की 67% आबादी के लिए अधिकार देता, बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहा है कि यह सभी केंद्रों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं किया गया है, बिल्कुल गलत है भाई, ये सब जगह लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे कानून से संबंधित कुछ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा पुलिस के लिए। एक बार वीडियो को फटाफट रिवीजन के तौर पे देख के जाना। धन्यवाद, जय हिंद।